ओके, लेट्स कंटिन्यू। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल डिसरप्शन की वजह से वीडियो बीच में ही रुक गई थी। हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग वुड्स रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे कि वुड्स रिएक्शन से हम अल्केन कैसे बना सकते हैं। तो हमने यही डिस्कस किया था कि इसमें हमें दो मॉलिक्यूल्स चाहिए हेलो अल्केन के, कोई भी हेलो अल्केन के, उसको दो एटम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होता यह है कि सोडियम एटम की वजह से दोनों सोडियम एटम दोनों ही मॉलिक्यूल में से हैलोजन को रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन है दोनों पे, तो दोनों में से क्लोरीन को रिमूव कर देंगे तो बच क्या जाएगा, CH3 CH3। दोनों CH3 CH3 बच जाएंगे, इनके साथ कोई और बॉन्ड बनाने वाला हुआ नहीं, बचा नहीं, तो ये आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। और जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो CH3 CH3 बनेगा और 2NaCl तो बनना था ही, क्योंकि दोनों सोडियम के साथ दोनों क्लोरीन जाके बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। इसका एक एग्जाम्पल और लें तो हम शायद अच्छे से समझ पाएं। अब अगर ये हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है और इसके साथ सोडियम एटम को रिएक्ट करना है तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। फिर से स्टोइशियोमेट्री में 2:2 हमने लिया ही है, यानी दो मॉलिक्यूल हमारे पास सबस्ट्रेट के हैं, उसके साथ दो एटम सोडियम के हैं। तो फिर से यही करना है कि हमको दोनों ही सबस्ट्रेट में से जो हैलोजन है उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि वो सोडियम के साथ रिमूव हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों सबस्ट्रेट को अलग अलग लिखता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि एक सबस्ट्रेट तो ये रहा जिसमें से क्लोरीन हटा, और दूसरा ठीक ऐसा ही सबस्ट्रेट है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे तो उस मॉलिक्यूल में से भी क्लोरीन इस तरह से रिमूव हो जाएगा। तो ये सबस्ट्रेट है और इसमें से ये क्लोरीन रिमूव हो चुका है, और ये दोनों ही क्लोरीन दोनों सोडियम एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन बचे हुए पार्ट्स का क्या होगा। ये जो एक हाइड्रोकार्बन पार्ट इसका बच गया और ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट इसका बच गया, इनका क्या होना चाहिए। तो इनके साथ तो कोई और बॉन्ड बनाने के लिए नहीं है, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि कहाँ से बॉन्ड बनाएंगे, कैसे ये आपस में जुड़ेंगे। तो सिंपल सा है कि ऊपर वाले सबस्ट्रेट में ये वाला कार्बन का बॉन्ड टूटा है, नीचे वाले में इस वाले कार्बन का बॉन्ड टूटा है, तो ये दोनों कार्बन ही आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनाने के लिए कह सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट तो ये है, ये सबस्ट्रेट ये है, इसको उठा करके हम अगर इसके साथ ऐसे जोड़ दें, यानी ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, दोनों का Cl हट गया और यहां से दो सबस्ट्रेट बचे, दो उनका ग्रुप बचा, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक कर जाएंगे कुछ इस तरह से, ताकि ये कार्बन इस कार्बन से लिंक हो जाए। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा इसका, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें। ये हम ध्यान से समझ सकते हैं कि जब इस सबस्ट्रेट में इस सबस्ट्रेट को हमने लिंक किया तो ये हम देख सकते हैं कि ऐसा हमें एक अल्केन मिलता है। ये अल्केन मिला और 2NaCl तो मिलेगा ही। हर बार वुड्स रिएक्शन करवाने का यही तरीका है, हम लोग इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले मेथड के ऊपर। अभी तक 3 मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब 4th मेथड डिस्कस करते हैं। तो 4th मेथड क्या है देखते हैं। तो ये मेथड है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डीकार्बोक्सिलेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कैसे वो तो देखेंगे, बट पहले क्या हमको कार्बोक्सिलिक एसिड पता है। अगर नहीं पता है तो उसके लिए मैंने फिर से एक बात लिखी है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, द कंपाउंड इन विच COOH, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो COH इस तरह से होता है कि C डबल बॉन्ड O और फिर उस C के साथ OH ग्रुप। तो इस तरह से COOH ग्रुप है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, बट डिटेल में अगर लिखेंगे तो COOH ऐसे लिखा जाता है। तो द कंपाउंड इन विच दिस ग्रुप इज अटैच्ड टू द हाइड्रोकार्बन ग्रुप। कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ ये ग्रुप लग जाए तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसमें एक COOH ग्रुप लग जाए तो ये जो पूरा कंपाउंड बनेगा ये एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। नाम में एसिड लगा हुआ है, इसका रोल हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन एक बात याद रख सकते हैं कि अगर ये एसिड लिखा है तो एक तरह का ये एसिड होगा। एसिड, बेस, सॉल्ट, ये 3 चीजें हम जानते हैं, तो ये एक एसिड होता है। खैर हमें तो फिलहाल सिर्फ मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो अगर COH ग्रुप लगा है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ भी हो सकता है, इस तरह से बहुत तरह के अल्काइल ग्रुप के साथ COH अगर लगा हो तो सब कार्बोक्सिलिक की कैटेगरी में आएंगे। अब अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हम लोग जैसे पहले करते थे, अल्काइल ग्रुप को R से और COOH ग्रुप को तो खैर COH ग्रुप लिख सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ RCOOH। तो अब देखते हैं कि इस मेथड में करना क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है वो तो समझ में आ गया। कहा गया है कि इन दिस मेथड ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, और सोडा लाइम क्या है, दैट इज NaOH प्लस CaO, यानी एक मिक्सचर है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO कैल्शियम ऑक्साइड का।
इसको हम, इस मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। तो कार्बोक्सिलेट को अगर सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो इट प्रोड्यूसेस एन अल्केन आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा और उसके बाद वो एक अल्केन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ, लेकिन इसमें कुछ बातें अभी हमें समझनी और बाकी रह जाती हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या है और इसको सोडा लाइम क्यों कहा जाता है, NaOH प्लस CaO। वैसे तो ये बात याद ही रखने की है कि सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। लेकिन शायद हम लोग इस बात को अगर रिकॉल करें तो हम एक बार पढ़ चुके हैं कि NaOH को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है और CaO को क्विक लाइम कहा जाता है। तो कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम का मिक्सचर बन गया सोडा लाइम। कॉस्टिक सोडा, क्विक लाइम, सोडा लाइम। ओके, दिस इज सोडा लाइम। और इसके साथ अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के हीट कर देंगे तो उसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और उससे अल्केन बन जाएगा। ये डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हुआ? तो देखो, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर सबस्ट्रेट में जो COOH ग्रुप लगा हुआ है वो हट जाए तो इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कह देते हैं। अब हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH तो लगा ही होगा, तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन होता यहां पे ये है कि जब सोडा लाइम के साथ उसको हीट करते हैं ना तो वो COOH टूट के उसमें से निकल जाता है बाहर। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही हट के बाहर चला गया, कार्बोक्सिल ग्रुप ही निकल गया, इसीलिए डीकार्बोक्सिलेशन। आई होप डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसको रिएक्शन लिख के देखते हैं। तो ये रिएक्शन होती है, इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, इसमें COH ग्रुप लगा हुआ है इसलिए कार्बोक्सिलिक है। इसका IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड और इसका एक कॉमन नेम भी है एसिटिक एसिड। खैर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम देखते हैं कि NaOH मिलाया, CaO मिलाया, यानी उसका मिक्सचर है। इसके साथ हमने ये हीट किया, ये हीट का साइन है। जैसे हीट किया हमने तो याद ये रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो COOH ग्रुप इस मॉलिक्यूल में से टूट के बाहर हो जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन कह देंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन, टूट गया। और जो बचा हुआ CH3 है उसके साथ एक H लगा देंगे तो क्या बचेगा, CH4। और ये COOH फिर इसके साथ रिएक्ट करके फाइनली Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। Once again, mechanism is not in our syllabus, so we have to only learn this reaction itself. रिएक्शन में हुआ ये है, कार्बोक्सिलिक का ये बॉन्ड टूटा, COOH इसमें से रिमूव हुआ यानी डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और जो बचा हुआ अल्काइल ग्रुप था उस पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, CH4। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर लेकर के देखने की कोशिश करें तो ये भी ऐसे ही देखा जा सकता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको फिर से हम सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हैं, यानी कि एक मिक्सचर हमें चाहिए NaOH का और उसके साथ CaO मिला हुआ होना चाहिए, NaOH और CaO का मिक्सचर। हीट करेंगे इसके साथ, फिर से ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगी और ये बॉन्ड टूटने से COH अलग हो जाएगा और इस CH के साथ एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, क्योंकि बॉन्ड इसी के साथ बना हुआ था तो एक हाइड्रोजन इस पर लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3, ये CH था, अब क्या हो जाएगा CH2 और इसके साथ एक CH3 लगा हुआ। मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, मैं सामने भी लिख सकता हूँ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैं नीचे लिखूं, ऊपर लिखूं, सामने लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात साफ है कि COH हट चुका है, अब इसमें सिर्फ ये 3 कार्बन बचे हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन लग गया तो CH3 CH2 CH3 प्लस में बाई प्रोडक्ट Na2CO3 हर बार बनेगा ही, तो ये तो हमें याद रखना ही है, सिंपल। तो इस तरीके से अगर जनरलाइज करना चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOOH लिखा जाता है और अगर इसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया जाए तो सोडा लाइम के साथ हम जैसे ही हीट करेंगे फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, R के साथ एक H लग जाएगा तो RH। अब ये R कैसा भी हो उस हिसाब से हम H लगा देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट Na2CO3 बनेगा ही। तो हमें मेन प्रोडक्ट इससे मतलब है, ये बाई प्रोडक्ट है, जस्ट इसको याद रखें तो अच्छा रहेगा। बट ये रिएक्शन ओवरऑल ऐसे होती है, तो ये प्रोसेस इस तरह से याद रखेंगे। अब लास्ट मेथड देखते हैं, एक जो हमारे सिलेबस में है। 5 मेथड हैं टोटल, 4 मेथड डिस्कस कर चुके हैं, एक आखिरी मेथड रह जाता है, उस मेथड से भी हम अल्केन बना सकते हैं। उस मेथड के बारे में मैं पहले बता दूं कि वो मेथड भी एक तरह का डीकार्बोक्सिलेशन ही है, यानी उसमें भी हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही वाला लेना है कंपाउंड, उसमें भी COOH रिमूव होगा और प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या है पूरा देखते हैं, समझते हैं। तो ये मेथड देखते हैं, ये मेथड है बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब वंस अगेन ये इन्वेंटर के नाम के ऊपर रिएक्शन रखी गई है। कोल्ब ने इस रिएक्शन को इन्वेंट किया, यानी पहली बार करके दिखाया कि ऐसे भी अल्केन बनाया जा सकता है।
इसमें उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, इसीलिए इस रिएक्शन में देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करके कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी केमिकल में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए और उसकी वजह से उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इलेक्ट्रोलिसिस ये हो गया किसका, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो बोला गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या चीज है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड तो समझ ही चुके हैं पहले, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है, मैंने उस टाइम बताया था। अब उसको अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करवा दें, जो कि एक बेस होता है, हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन जब करवाई जाती है तो एक सॉल्ट बनता है प्लस वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को कहते हैं एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, जो बन भी रहा है वाटर और ये सॉल्ट। लेकिन इस सॉल्ट में हम देख सकते हैं कि सोडियम है, और क्योंकि ये सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्ट करने की वजह से बना है, इसलिए इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कह देंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को KOH के साथ रिएक्ट करवाएं जिसमें कि पोटेशियम होता है, तो सॉल्ट बनेगा पोटेशियम वाला, तो दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई नई चीज नहीं है, बस हमको करना यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले उसका सॉल्ट बना लेना है किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कुछ भी हमें करवाना है ताकि एक सॉल्ट मिल जाए, और फिर उस सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या रिएक्शन होती है, कैसे अल्केन बनता है वो समझते हैं। तो अब देखते हैं कि इस मेथड में क्या करना है। कहा गया है कि इन दिस मेथड द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूसेस एन अल्केन। सिंपल, कुछ करना नहीं है, बस इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो हमको अल्केन मिल जाएगा। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म थोड़ा सा डिटेल में एक बार देखने की कोशिश कर लेते हैं पहले, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, फिर थोड़ी सी मैकेनिज्म की भी बात कर लेंगे। तो ये देखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया है। वैसे हमें समझ लेना चाहिए, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं कि अगर इसको मान लेते हैं NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा CH3COONA। तो ये हमें एक्चुअल में ये लेना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले सॉल्ट में कन्वर्ट किया और फिर इस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया हमने, तो इलेक्ट्रोलिसिस से ये प्रोडक्ट बना। तो ये है प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के तरीके को याद कैसे रखा जाएगा। तो ये सॉल्ट दिख रहा है, हमें एक बार फिर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। तो याद रखने का तरीका सिर्फ ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी इसके सॉल्यूशन में, तो ये मॉलिक्यूल यहां से टूट जाएगा, जहां से ये COO लगा हुआ है CH3 के साथ। तो जहां से भी CO लगा हो उस बॉन्ड को तोड़ना है, ये बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा। बाकी जो ये CH3 बचेगा, और याद रखना चाहिए 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 CH3 बचेंगे, दोनों में COONA होगा, दोनों का CONA टूट के अलग हो जाएगा, और जो दोनों में बचेगा वो CH3 बचेगा। तो जैसे वुड्स रिएक्शन में जो बच जाता था वो आपस में जुड़ जाते थे, तो CH3 जुड़ेगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और यहां पर एक अल्केन मिल गया प्लस CO2 एंड H2। ये जो बाकी CONA दोनों में से निकला था, तो उससे CO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और प्लस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्यूशन में बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब तो बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारा जो असली प्रोडक्ट अल्केन है वो ये बनेगा, और वो ऐसे बनेगा कि इस तरह से मॉलिक्यूल में COO टूटेगा और जो बचे हुए पार्ट होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने ये कहा था कि ये भी एक डीकार्बोक्सिलेशन है। क्यों डीकार्बोक्सिलेशन है हम समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं COO जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH नहीं है लेकिन C डबल बॉन्ड O तो है ही, CO ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये रिमूव हो रहा है, तो इसीलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। लेकिन ये ऊपर वाले मेथड से अलग है, ये सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन से थोड़ा अलग है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, और इसमें अल्केन बनने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। कुछ तरीका तो वुड्स रिएक्शन जैसा है, लेकिन मेथड को हमें ध्यान से याद रखना है समझ के। अब मैंने कहा था कि इसकी मैकेनिज्म को भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो मैकेनिज्म डिटेल में देखने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो हमें याद है कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया जाता है। एक सॉल्यूशन में 2 मेटेलिक रॉड्स डिप की जाती हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसमें एक कैथोड बन जाता है और एक एनोड बन जाता है। एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और इस तरह से कैथोड पे कुछ रिएक्शन होती है, एनोड पे कुछ रिएक्शन होती है। इसलिए कुछ प्रोडक्ट कैथोड पे बनते हैं और कुछ प्रोडक्ट एनोड पे बनते हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस हम लोगों ने 10th क्लास में एक बार वाटर का किया था कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहां पर वाटर का नहीं करवाना है, यहां पे सॉल्ट का करवाना है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां पर भी एनोड और कैथोड में कुछ रिएक्शंस होंगी और दोनों ही इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। देखते हैं तो अब
इसके लिए मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का एक सेटअप बनाया है। यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट वही सोडियम सॉल्ट होगा, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। लेकिन तो जो मैंने पीछे रिएक्शन लिखी है उसी के लिए एक सॉल्ट लिया है। पीछे जो हमने रिएक्शन ली थी वो रिएक्शन ये है, CH3CONA लिया था। तो इसी का सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हम लोग बीकर में लेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा। और सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए, जब सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना तो कैटायन और एनायन में टूट जाता है और वाटर में फ्रीली घूम रहा होता है। तो यहाँ सॉल्ट है, इसमें कैटायन क्या होगा, Na+ और एनायन बचा हुआ पूरा CH3COO- होता है। इसलिए मैंने देखा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम में बहुत सारे Na+ और बहुत सारे CH3COO- अलग अलग बना दिए हैं और ऐसे ऐसे रैंडमली घूम रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। ये किसी भी सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है, बाद में कभी और डिटेल में पढ़ लेंगे, फिलहाल ये है। अब इसमें हमने 2 मेटेलिक रॉड्स डिप किए हैं और दोनों रॉड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है वायर के थ्रू। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और अब इसमें हम लोग जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट पास होगा और उस वजह से यहाँ पे रिएक्शन होगा। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को एक नाम दे दिया जाता है। इसको हम एनोड बोलते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड है इसको हम कैथोड बोल देते हैं। तो ये कैथोड और एनोड याद रखेंगे। अब देखते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। तो एनोड पे ये रिएक्शन होती है कि एनोड पे ये CH3CO- आयन अट्रैक्ट होता है। क्यों एनोड पे अट्रैक्ट होता है? देखो, एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन दोनों तरह के आयन हैं। तो क्या लगता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होना चाहिए? जो नेगेटिव आयन होगा यानी एनायन होगा, यानी CH3CO- के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो यही अट्रैक्ट होना चाहिए। Na+ तो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो डेफिनेटली इसीलिए एनोड पे ये CH3CO- आयन आता है और इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि पास हो ही रही है तो उस वजह से ना यहाँ पर एक क्लीवेज हो जाती है, बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे। और ये क्लीवेज अगर सबको याद हो तो इसको हम होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक 2 तरह के क्लीवेजेस हमने पढ़े थे, तो यहाँ पर होमोलिटिक होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो क्या बनेगा उससे, एक तो CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन टूट के आया तो कार्बन पे हमने एक डॉट बना दिया, वो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फ्री रेडिकल हो गया। और याद रखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल मैंने लिखा है तो हमारे पास टोटल 2 फ्री रेडिकल आएंगे, कि दोनों मॉलिक्यूल में ऐसे ही टूटेगा बॉन्ड, तो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। और इधर जो ये बना है ये फाइनली बॉन्ड बना के CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है, तो इसलिए मैंने अपसाइड एरो बनाया क्योंकि ये गैस है, ये उड़ जाएगी। एनोड पे एक गैस निकलेगी, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो। और ये जो फ्री रेडिकल बनेंगे ये फाइनली 2 फ्री रेडिकल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2CH3 दिख रहा है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से आए हैं। तो दोनों फ्री रेडिकल अनस्टेबल हैं क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इधर भी कंप्लीट नहीं है, इधर भी कंप्लीट नहीं है, तो ये आपस में बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाते हैं और इससे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई CH3CH3 और यही तो हमारा अल्केन है। तो इसका मतलब मैकेनिज्म इसकी ये है। और डिटेल में मैं इसमें आगे बात अभी नहीं करना चाहता हूं, बस अगर मैकेनिज्म के नाम पे हम देखना चाहें तो बस इतना याद रखेंगे कि एनोड पे हमारा अल्केन बनता है कुछ इस तरीके से, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि जब कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अल्केन किधर प्रोड्यूस होता है, एनोड पे प्रोड्यूस होता है, एनोड के पास या कैथोड के पास? तो हम कहेंगे एनोड के पास। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है वो भी देखते हैं। तो देखो, कैथोड पे ये रिएक्शन होती है। शायद कैथोड की रिएक्शन हमें अभी समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम ये याद रखेंगे। वैसे रिएक्शन याद नहीं भी रहे कैथोड पे क्या होती है तो काम का नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट अल्केन बनना था वो तो एनोड पे बनता है, तो कैथोड पे कुछ भी हो अभी हमें उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी देख सकते हैं कि ये बनता है, रिएक्शन इस तरह से होती है, 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं और वो आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये बात याद रख लेंगे बस। वैसे ओवरऑल रिएक्शन अगर हमको याद रखना है तो इतनी मैकेनिज्म में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा सीधा सिर्फ ये याद रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करने से 2 मॉलिक्यूल हमने लिया था, दोनों का बॉन्ड यहां से टूटेगा और जो बचेंगे आपस में जोड़ देना है, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट अगर हम इसको याद रख सकें तो काफी अच्छा है, CO2, H2 और NaOH, बस ये 3 चीजें। तो हमको ये ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से याद रखनी है। दिस इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। इस तरीके से अल्केन बनाया जा सकता है। ये 5वीं मेथड हमने सीखी। कुल मिलाकर के ये 5 मेथड हमारे सिलेबस में भी दिए गए हैं, जिन मेथड्स को हम यूज करके अल्केन बना सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब जो ज्यादा सूटेबल होता है उसका हम यूज करके अल्केन बना सकते हैं।
अब जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक बार बात की थी कि जब सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो उनको एक बार अच्छे से समझने के लिए या जितना हमने समझा है उसको एक बार दोबारा रिवाइज करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से रिएक्शंस और अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि हमारा काम इन रिएक्शंस को याद रखना है हमेशा के लिए। तभी हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर सही सही कर पाएंगे। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके थ्रू ही अगर हम याद रखने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। इसीलिए कुछ असाइनमेंट के फॉर्म में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी जो बनाए हैं उन क्वेश्चन को ही हम लोग एक बार अब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले रिएक्शन को देखते हैं कि इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल लिए हैं इसके, ये हमारे सामने है जो भी है, इसको दो एटम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहले तो रिएक्शन के यहाँ तक देखने से समझ में आ जाता है कि कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है। ये वुड्स रिएक्शन की बात हो रही है, क्योंकि उसमें ही तो सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो साफ समझ में आ गया कि वुड्स रिएक्शन करवानी है। और वुड्स रिएक्शन अगर करवानी है तो कैसे करवाते हैं उसका तरीका हमने सीखा था। उसका तरीका ये था कि दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल में से ये Br जो है जहाँ से लगा हुआ है वो टूट के अलग हो जाएगा। हैलोजन टूट के अलग हो जाता है। कौन ले जाता है उसको? सोडियम अपने साथ अलग करके ले जाता है। तो दोनों मॉलिक्यूल में से Br, दो Br होंगे वो हट जाएंगे। तो एक तो 2NaBr बनेगा ही, लेकिन ये तो बाय प्रोडक्ट हुआ। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है ये तो बनेगा ही। असली प्रोडक्ट क्या है वो हमको एक बार बनाना है। तो यहाँ पर स्पेस कम है, मैं दूसरी शीट पे उस प्रोडक्ट को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो जब इसमें से टूटेगा तो बचेगा क्या? CH3, CH3, CH3 और CH2, ये एक बचा। और इसी तरीके से दूसरे वाले मॉलिक्यूल में से भी जब Br टूट के अलग होगा तो उसमें भी CH3, CH3, CH3 और CH2, इस तरह से ये बचा हुआ ग्रुप रहेगा। और हमने सीखा था यहाँ से बॉन्ड टूटा था इसका, यहाँ से बॉन्ड टूटा था इसका, तो इसको उठा करके इसके साथ लगा देना है। अगर इसको साथ ढंग से लगाएं हम लोग तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? पहले तो इसको बना लेते हैं, इसके साथ बाकी दूसरा ग्रुप लगने वाला है। लेकिन पहले ये क्या है? ये तो ये है CH2 और पीछे इधर CH3, ये ग्रुप मैंने बनाया। और इसके साथ, इस कार्बन के साथ इस ग्रुप का ये वाला कार्बन अटैच होगा। तो ये वाला कार्बन अटैच कर दो, कर दिया। लेकिन इसके साथ बाकी चीज़ें जो लगी हुई हैं वो भी लगानी पड़ेंगी। तो इस CH2 के साथ देखते हैं कि ये C लगा हुआ है, तो ये C लगाया। इस C पे दो CH3 ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो वो भी लगा देते हैं, CH3, CH3। और उसके पीछे भी एक CH3 लगा हुआ है तो ये CH3 लगा देते हैं। इसका ये प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर हमने ये क्वेश्चन खुद से किया है तो इसका आंसर हम लोग मैच कर सकते हैं। आप लोग सब इसका आंसर एक बार मैच कर लें। प्लस में 2NaBr तो बनेगा ही। तो हमने देखा कि अगर हमें रिएक्शंस याद हों तो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिएक्शन याद होने के साथ साथ रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनता है उसका तरीका भी याद होना चाहिए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसको H2 के साथ ऐड किया है यानी रिएक्ट करवाया है, और इसकी प्रेजेंस में प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है? ये हमने जो सबसे पहले पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइंस, उसमें प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल का यूज करते थे। तो ये तो वही रिएक्शन लग रही है, बिल्कुल वही है भी। यहाँ अल्कीन लिया है तो क्या करते थे इसमें तो हमने बस यही सीखा था कि ये H2 इस पे अटैक करता है और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, और जिन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड लगा हुआ है दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा इस H2 का। यहाँ दो हाइड्रोजन एटम है तो एक इस पे और एक इस पे। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? इसमें प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3, CH, CH3। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो एज इट इज रहेगा। हाँ, इस CH पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये हो जाएगा CH2। यहाँ डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बचेगा, और फिर ये CH2 का एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो बन जाएगा CH3। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये थर्ड रिएक्शन को देखें। इस बार जो हमें रिएक्टेंट दिया हुआ है उसका इन्होंने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखा है। कई बार बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आ सकता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम जानते हैं कि जितने भी कॉर्नर्स हैं, ये जितने भी कॉर्नर्स हैं, ये सब एंड्स जितने भी हैं, इन सब पे एक कार्बन होगा और उस पर एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इतने हाइड्रोजन ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि एक एटम 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन का। खैर, तो इसके साथ लेकिन इस वाले कार्बन में देखते हैं कि एक Cl भी लगा हुआ है। तो क्या ये हेलो अल्केन हो गया एक? बिल्कुल, ये हेलोजन है और पीछे तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का ग्रुप है, तो ये हेलो अल्केन हो गया। हेलो अल्केन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H+ यानी डाइल्यूट HCl। ये कौन सी रिएक्शन है? ये जो हमने सेकंड रिएक्शन पढ़ी थी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो ये वही वाली रिएक्शन है। इसमें क्या होता था? कार्बन के साथ जो हेलोजन लगा होता था वो बॉन्ड टूट जाता था, और इस कार्बन पे इसमें से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन पे और इस पे एक हाइड्रोजन लग जाता था। रिएक्शन अगर याद होगी तो हम इसको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट में एक तो HCl बनेगा ही,
क्योंकि जो Cl अलग हुआ है इस पर एक हाइड्रोजन लगेगा तो HCl तो बनेगा ही। बचा हुआ ये कार्बन है, इस पर एक H लग जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट एज इट इज ये है, और इस पे एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। ये हाइड्रोजन हम यहाँ लिख के नहीं भी दिखाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कार्बन है, इधर से Cl लगा हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो तो हट के अलग हो गया, HCl बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इसका प्रोडक्ट ऐसा क्यों बना। आगे देखते हैं। आगे फिर से ये वुड्स रिएक्शन दिखाई दे रही है। 2 सोडियम एटम है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, और ये एक हमारा हेलो अल्केन है। एक अच्छा खासा हेलो अल्केन दिया है, इसमें ध्यान से इसको सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक बार फिर से हम दूसरी शीट का यूज़ करते हैं, दूसरी शीट पे इसको बना के देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले तो इसमें ये बॉन्ड तोड़ देना है हमको, क्योंकि हमें पता है 2 मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों का बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारे पास 2 ग्रुप्स बचेंगे कुछ इस तरह से, एक ये और फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा इसमें दूसरा, उस पर भी ये, यहाँ से ये और यहाँ से Br हटा है, तो इन दोनों को यहाँ से हमें ज्वाइन करना है। इसको बस एक बार बनाते वक्त थोड़ी सी हमें ध्यान से बनाना चाहिए, नहीं तो गलती हो सकती है। ये 2 ग्रुप बचे हैं, इस कार्बन को मैं स्टार से मार्क कर देता हूँ, इस कार्बन को भी मैं स्टार से मार्क कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों कार्बन को आपस में ज्वाइन करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे घुमाते हैं और इस पर जाके ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें कैसा दिखेगा ये। तो ये वाला तो पहले बना लेते हैं ऐसे, इस पर एक इधर भी ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ इसका कार्बन जुड़ गया है, तो मैं एक बॉन्ड ये बनाता हूँ इस कार्बन के साथ, और इसके साथ फिर यहाँ पे 6 मेंबर्ड की रिंग होगी। ये हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, इधर घुमा के लाए और ऊपर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस कार्बन और इस कार्बन में एक बॉन्ड बनना चाहिए। लिखते हैं, इसका ये स्टार वाला कार्बन है, इसका ये स्टार वाला कार्बन है, इनमें बॉन्ड बना दिया। स्टार मैंने इसलिए जस्ट मार्क कर दिया ताकि पता रहे कि किस किस कार्बन को ज्वाइन करना है। ऐसे किसी को भी ज्वाइन नहीं कर देंगे, जहाँ जहाँ से टूटा है वहीं से तो ज्वाइन होता है। तो यहाँ से टूटा था, दोनों को स्टार मार्क कर दिया मैंने, ताकि ये ध्यान से हम याद रख सकें। अब ज्वाइन कर दिया, लेकिन इस पर फिर ये भी लगा हुआ है, तो जिस कार्बन पे ज्वाइन हुआ उससे एक छोड़ के, तो यहाँ से एक छोड़ के यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि हमको पता है इस कार्बन, सॉरी यहाँ पे नहीं, इससे जस्ट बगल वाले पे नहीं, एक छोड़ के है, यानी इस कार्बन के बगल वाला कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन पे ये लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर, यहाँ लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको ध्यान से देख लें सब लोग कि कैसे ये प्रोडक्ट बना है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इस क्वेश्चन को। हम लोग रफ में अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, देखते हैं। ये रिएक्शन इसमें दिख रही है कि ये कुछ सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, यानी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस वाली एक ही रिएक्शन है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें हमने सीखा था क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल हैं ही, दोनों का ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक। तो बचेंगे ये वाला कार्बन फ्री। अभी देखो 1 2 3 4 कार्बन का ये है, चेन है, इसके साथ CONA लगा था, ये तो टूट के अलग हो गया। तो ये 4 कार्बन एक में से, और 2 मॉलिक्यूल हैं तो दोनों में से 4 कार्बन के फ्री हो जाएंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो यानी 8 कार्बन की एक चेन बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मॉलिक्यूल इसका बनेगा। बॉन्ड लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम आंसर भी बॉन्ड लाइन में करेंगे। अगर बहुत दिक्कत होती है तो शुरू में हम ऐसा कर सकते हैं कि बॉन्ड लाइन को सिंपल कंडेंस्ड में लिख लें, उसके बाद तो प्रोडक्ट बनाना आसान हो सकता है। तो मैं बॉन्ड लाइन को कंडेंस में कैसे लिखूंगा, ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3। इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये कार्बन, इस पे CH2, क्योंकि कार्बन है, 2 बॉन्ड तो इसने इसके साथ ही बना लिए, तो 2 हाइड्रोजन इस पे लगे होंगे। वो लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड होता है, यही हमें ध्यान रखना होता है बॉन्ड लाइन में। तो CH3 हो गया, CH2 हो गया, फिर ये CH2 हो गया, फिर ये CH2 हो गया, और इसके साथ COONA लगा हुआ था, है ना। अब इसको इलेक्ट्रोलाइज किया था तो इसको टूट गया यहाँ से, और बाकी ये 4 कार्बन, दूसरे में से भी 4 कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो 8 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो तुम आंसर इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। अगर समझ में ना आए तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। बट प्रैक्टिस करते करते हमें दोनों ही तरह से करना आ जाएगा, बॉन्ड लाइन से भी और इससे तो आ ही जाएगा। तो ये तरीका याद रखना है। दूसरे वाला भी ऐसा ही है, इसमें फिर से कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है। इसमें पाई बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, पाई बॉन्ड अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बॉन्ड रहने दो। ये बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो और फिर बॉन्ड को तोड़ने के बाद इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें ये एक कोई कंपाउंड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसको बेंजीन नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये बेंजीन तो नहीं है, बट कोई एक अल्कीन है साइक्लिक। उसको 1 मोल H2 के साथ रिएक्ट करवाया है प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। याद रखना है 1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल एक ही है, 1 मोल लिखा है, यानी 1 मोल के साथ 1 मोल, तो 1:1 का रेशियो है। बॉन्ड 2 हैं। हमको पता है कि जब रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजनेशन की, तो हाइड्रोजन अटैक करता है, पाई बॉन्ड टूटता है, दोनों कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगता है। तो अब ये हाइड्रोजन को इस पे अटैक करवाएं या इस हाइड्रोजन को इस पे अटैक करवाएं, हमारे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो है नहीं, एक ही मोल H2 का है और एक ही मोल मॉलिक्यूल भी है।
तो कोई एक ही जगह अटैक हो सकता है, दोनों जगह नहीं हो सकता। अगर 2 मोल होता तब तो दोनों जगह कर देते, 1 मोल है तो किसी एक जगह कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर करे या नीचे करे, किसी एक जगह करवाते हैं। तो प्रोडक्ट ये बनेगा कि कहीं भी अटैक होगा और प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा कि इसमें जो 2 जगहों पे पाई बॉन्ड है, मान लीजिए यहाँ पे अटैक नहीं हुआ, ऊपर अटैक हो गया, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, यहाँ का पाई बॉन्ड गायब। तो इसका मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा ये बचेगा। तो ये इसका आंसर है, इसको एक बार मैच कर लें, देख लें अपने आंसर के साथ मैच करके। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हमको एक ये फिर से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, बोल रहे हैं इससे ये बनाना है, कैसे बनाएं, इससे ये बनाना है, हम कैसे कन्वर्ट करें इसको इसमें। तो इसके लिए हमें रिएक्शंस का याद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक ब्रोमीन लगा हुआ है और ये अल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब एक हेलो अल्केन है। हेलो अल्केन से कुछ ऐसा बनाना है। अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखें और सोचें कि अगर इसमें वुड्स रिएक्शन करवाई जाए तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है, तो वुड्स रिएक्शन करवा के देखते हैं। मैं इसको लिखता हूँ इधर, बल्कि मैं अभी बॉन्ड लाइन है तो मैं इसको ना पहले सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन जो हो रही होगी बार बार वो ना हो। बाकी तो जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो अच्छा है। तो ये देखो यहाँ पे एक कार्बन होगा, मैंने CH3 लिख दिया, फिर ये कार्बन, इधर एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन लगा हुआ है और एक नीचे एक और कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, तो 3 कार्बन, ठीक है। CH3 इसके साथ एक ब्रोमीन लगा हुआ है तो एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो इस कार्बन ने एक ब्रोमीन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ ये बॉन्ड बनाया है। तो इस मॉलिक्यूल का कंडेंस स्ट्रक्चर ये हुआ। और इसको अगर मैं 2Na के साथ रिएक्ट कराऊँ, इसके 2 मॉलिक्यूल ले करके, तो क्या होगा, 2 रिएक्ट करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो CH3 CH3 इसका भी और इसका भी टूट के अलग होगा, ठीक है। दोनों में से Br टूट के सोडियम के साथ चला जाएगा। अब ये कार्बन को इस कार्बन से ज्वाइन कर देना है, तो सिंपल, ये CH है, इस कार्बन के साथ पहले तो देख लें कि 2 CH3 लगा हुआ है, तो 2 CH3 में बना देता हूँ CH3, ठीक है। और ये इस कार्बन को उसके कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो ये कार्बन जोड़ देते हैं, इसके साथ CH जोड़ देते हैं, और लेकिन इस कार्बन के साथ खुद 2 CH3 लगा हुआ है तो ये बना देते हैं, ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया। कंफर्म करने के लिए इसका बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। बॉन्ड लाइन में कैसे कन्वर्ट करें, ये कार्बन तो एक एंड हो गया, इसके साथ इधर कार्बन है तो एक ये कार्बन हो गया, एक इधर हो गया, ये कार्बन के लिए, एक उधर के लिए और एक इधर के लिए। तो हम देखते हैं कि ये तो वही प्रोडक्ट है जो हमसे बोला गया था बनाने के लिए, ये वही प्रोडक्ट बन गया। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा अचानक से कि वुड्स करवानी है या क्या करवाना है। ये प्रैक्टिस का काम है, जस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। एक हिंट के लिए मैं बता सकता हूँ कि जैसे ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें दिख रहा है कि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है। लेकिन इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 और फिर 1 2 3, यानी डबल। इसका मतलब 2 ग्रुप आपस में जुड़ गए होंगे तब बना होगा। तो ध्यान पे आता है कि 2 ग्रुप आपस में जुड़ने वाली कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ी है, क्योंकि इसमें 3 थे, इसमें 6 हो गए। डबल तो तभी होगा ना जब 2 ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे तो हमने पढ़ा है ऐसे। तो 2 रिएक्शन पढ़ी है हमने, एक वुड्स रिएक्शन और एक कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस तो करवा नहीं सकते क्योंकि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में हमको यहाँ पे COONA होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो Br दिया हुआ है, इसका मतलब कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवाना होगा, यहाँ पे क्या करवाना होगा, वुड्स करवाना होगा। तो आइडिया आ गया एक। तो जस्ट इसका वुड्स करवा के देखेंगे, एक बार ट्राई करके देखेंगे, यही प्रोडक्ट बनता है तो बहुत बढ़िया बन जाएगा प्रोडक्ट, और यही बनना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से प्रैक्टिस करके अब सब लोग समझ सकते हैं कैसे करेंगे। अब जैसे कि देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और इससे ये बनाना है CH3। अब ये क्या करें, इसके लिए फिर देखो एक बार हमें रिएक्शंस रिकॉल करनी पड़ेंगी कि क्या ऐसी कोई रिएक्शन पड़ी है जिसमें कार्बोक्सिलिक से हम बना सकते हैं अल्केन। तो बिल्कुल 2 रिएक्शन पड़ी है, एक तो सोडा लाइम के साथ हीट करने पे, लेकिन सोडा लाइम के साथ अगर मैं इसको हीट कर दूंगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ एक H लग जाएगा। अगर सोडा लाइम वाली रिएक्शन ढंग से याद है सबको, एक बार याद करने की कोशिश करो। उसमें सोडा लाइम के साथ हीट करते थे, डीकार्बोक्सिलेशन होकर ये तो COH अलग हो जाता था और यहाँ एक H लग जाता था तो बनता था CH4। उसमें तो CH4 बन जाएगा, यानी सोडा लाइम वाला तो नहीं करना हमको, तो CH3 करना है। इसका मतलब दूसरी रिएक्शन यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सॉल्ट होना चाहिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कोई बात नहीं, 2 स्टेप में रिएक्शन करवा लेते हैं। पहले इसका सॉल्ट बनाते हैं, यानी पहले हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवा देंगे। NaOH के साथ जैसे इसको रिएक्ट करवाएंगे क्या बनेगा, CH3 COONA, और फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो यही बन जाएगा। ये एक बार आप लोग सब ट्राई करके देखें, एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट बनेगा।
आई होप ये रिएक्शन सबको क्लियर हो गई होगी, जिनको क्लियर नहीं है वो डाउट पूछ सकते हैं बाद में। और थर्ड वाली रिएक्शन देखते हैं। यहां पर एक अल्कीन दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, और इससे ये अल्केन बनाना है। ये तो बहुत आसान सा लग रहा है। इसको इससे कैसे बना सकते हैं? हाइड्रोजनेशन करके, एक ही रिएक्शन हमने पढ़ी है, H2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं अल्कीन को इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल। कुछ भी करवाएंगे तो ये H2 क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, तोड़ देगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये CH हो जाएगा, और वो CH2 था तो ये CH3 हो जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। इस तरीके से हमने कन्वर्जन सीखा कि अगर हमें रिएक्टेंट में कुछ दिया हुआ हो और बोलेंगे कि इससे ये बनाना है, तो हमें वो सोचना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन करवाएं और कैसे करवाएं। तो हमने देखा, हमने रिएक्शंस अगर याद रखी हुई होंगी तो हम आसानी से प्रैक्टिस करते करते देख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा कन्वर्ट करने का। कहीं पे देखा, यहाँ पे देखा वुड्स कराना पड़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ा, यहाँ हाइड्रोजनेशन कराना पड़ा। ऐसी रिएक्शंस को इस तरह से प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। कुछ और प्रैक्टिस करके देखते हैं, कुछ और टाइप्स हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग। तो हमें एक्स आइडेंटिफाई करना है। जैसे एक रिएक्शन दी हुई है, कंप्लीट एक रिएक्शन है, बस इसमें यहां पर एक्स लिखा हुआ है, यानी हमें ये पता करना है कि एक्स क्या चीज है, कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा यहां पे कंपाउंड होना चाहिए जिससे ये कुछ बना है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। यहां पर एक्स है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं एक्स के। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है उसका और फिर ये बना है कुछ। अब एक तो हिंट मिल गया हमको इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करवाया होगा तो ये बना है। अच्छा, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस किसका करवाते थे? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे हमें कुछ भी बना देना है, या तो सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट, उसी से ये प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन अब यहां पे एक बात सोचनी पड़ेगी, कैसा सॉल्ट? CH3COOH बनाएंगे या CH3CH2COOH बनाएंगे? कौन सा यहां पे X होना चाहिए? X एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, इसका आइडिया कैसे आएगा? तो अगर हम कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस ध्यान से याद रखें, ध्यान से याद करें, तो उस रिएक्शन से हम लोगों को प्रोडक्ट से हिंट मिल सकता है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था? डीकार्बोक्सिलेशन होता था। जैसे कि मैं अगर एक रफ में एग्जांपल दूं यहीं पे, तो RCOOH अगर हमारे पास होता है, इसका RCONA होता है, बेग पार्डन, कि हम RCONA ले लेते हैं, मतलब एसिड का सॉल्ट बना दिया। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे ना हम लोग, 2 मॉलिक्यूल लेते थे और बॉन्ड को यहां से तोड़ते थे और 2 इधर से R बचता था, तो प्रोडक्ट R और R जुड़ जाएगा। यही कह सकते हैं ना रफ में। तो रफ बेसिस पे हम कह सकते हैं, जनरल बेसिस पे, कि अगर कोई भी सॉल्ट होगा तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते से ही क्या होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो ये CO तो अलग हो गया, अब दोनों में से, दोनों मॉलिक्यूल का R और R बचेगा, है ना, इसका R, ये R CH3 भी हो सकता है, तो CH3 जुड़ जाते थे। मैंने इन जनरल R मान लिया है, मैंने पहले बताया था R का मतलब। तो R आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा, है ना। तो अब यहां पर देखते हैं कि ये R किस हिसाब से बना होगा। इसका मतलब यहां पर इस मॉलिक्यूल को अगर हम 2 हिस्सों में बांटें तो कुछ हिंट मिल सकता है। देखते हैं कि ये देखो, एक Y जैसा कुछ दिख रहा है और इधर भी Y जैसा कुछ दिख रहा है, वो उल्टा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर बीच से तोड़ेंगे तो ये यहां से टूट सकता है। ये मैं इसमें तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल तो बन गया है, हमें तो सोचना है कि X क्या होगा, लेकिन X पता कैसे चले उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो ये मॉलिक्यूल अगर यहां से अलग अलग करें तो मॉलिक्यूल क्या निकलेगा हमारे पास? ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। इधर से इधर ये बॉन्डेड थे ना आपस में, मैंने उसको तोड़ के अलग कर दिया और ये आपस में जुड़ेंगे तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये R आपस में जुड़े थे तो ये बन गया था, ये आपस में जुड़े थे तो ये बन गया। क्लियर है ना। अब हमारा X क्या हो सकता है? R में COONA जोड़ देंगे तो X बन जाएगा ना, तो इसका मतलब यहां पे COONA जोड़ना है। मतलब मैं यहां पे, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ COONA जोड़ देता हूं, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से हम इसमें भी COONA जोड़ सकते हैं, COONA। समझ में आई बात? इसका मतलब इस केस में हमारा X क्या हो गया? इस केस में X हो गया COONA। ये है, यानी X की जगह ये लिखना चाहिए। अगर हम ये लिखेंगे और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। एक बार वेरीफाई करने के लिए रिएक्शन करवा के देख सकते हैं। तो कैसे हमने पता लगाया वो समझ में आया? एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं समझने के लिए। अब इस तरह से मैंने सारी रिएक्शन ऐसे ही दी हैं, जैसे वुड्स में दिया है, वुड्स में भी वही होता है, R आपस में जुड़ जाते हैं 2 पार्ट। तो इसको तोड़ के देखो बीच से कैसे, ताकि ये टूटे। मुझे लगता है कि इसको अगर हम यहां से तोड़ेंगे
तो ये बराबर दो हिस्सों में बटेगा और दोनों में एक हेलोजन यानी Cl यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे Cl, इस पे भी Cl लगा दें, उस पे भी Cl लगा दें, तो X वही होगा क्योंकि उसी का वुड्स कराने से ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो हमको इन केसेस में अगर रिएक्टेंट पूछा हो और प्रोडक्ट दे दिया हो तो प्रोडक्ट से अंदाजा लगाना है कि रिएक्टेंट क्या होना चाहिए। उसके लिए रिएक्शन का याद होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए ना कि उस रिएक्शन में आखिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता कैसे है। वुड्स में पता है ना कि हमको दोनों हैलोजन अलग हो जाते हैं, सोडियम के साथ चले जाते हैं, जो बचे हुए अल्काइल ग्रुप होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ के ये बना होगा। अब हमको ये तो बना दिया लेकिन ये नहीं बताया कि यहाँ पे कंपाउंड क्या है, एक्स क्या है। तो हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं फिर से। जब जुड़ा होगा तो अलग अलग हुए होंगे, वो आपस में जुड़ के ये बने होंगे ना, तो इनको तोड़ देते हैं, हमें फिर से पता चलेगा कि दो अलग अलग ग्रुप्स क्या थे। और तोड़ेंगे तो बीचों बीच तोड़ेंगे क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स आपस में जुड़े थे, डबल बन गए थे। R और R जैसे CH3 जुड़ा था, CH3 अगर जुड़ा था तो CH3 बन गया था। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो वापस CH3 और CH3 मुझे मिलेगा। पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें एक Cl लगा देते हैं, इसमें Cl लगा देते हैं, यानी कि इसका अगर वुड्स रिएक्शन करवाएं तो यही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक इसी तरीके से हमने इसको तोड़ के अलग कर लेना चाहिए और दोनों पे Cl लगा देना चाहिए, X आ जाएगा। अगर क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इसको अलग से हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। इस तरह से मैंने जितनी भी रिएक्शन दी हुई है सब में यही करना है, कहीं वुड्स करवाया है कहीं पे वो, और कुछ कुछ तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हम सब ट्राई कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने हाइड्रोकार्बन का ये वाला सेक्शन अच्छे से डिस्कस कर लिया है और हम लोग अब नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में आगे पढ़ाई करेंगे हाइड्रोकार्बन में। थैंक यू फॉर टुडे।